चोर चोर तब तक नहीं है जब तक साबित ना हो जाए। तो अगर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट चोरी के इल्जाम में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी हो तो क्या उस इंडिविजुअल को मुजरिम करार कर दिया जाएगा? क्या उस इंडिविजुअल के सारे फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स खत्म हो जाएंगे? Hey everyone and welcome back to the next article of Indian Constitution जहां हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 20 which talks about protection against conviction of the offenders। यानी जिस इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई चार्ज ऑफ ऑफेंस लगाया हो तो उस ऑफेंडर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अब ये आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पिलर है जो कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन यानी किसी इंडिविजुअल एंड कंपनीज पे लगाए एक्यूजेशन एंड चार्जेस या फिर एक ऑलरेडी कन्विक्टेड मुजरिम के फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द प्रोटेक्शन टू एन ऑफेंडर अंडर आर्टिकल 20 जहां हम तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल्स एंड केस लॉ से समझेंगे टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल इन ब्रीफ। So the first is Article 20 Clause 1 which talks about protection against ex post facto law। ex post facto law का मतलब होता है backdated effect। जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को समझने से पहले ये समझ लो कि कोई भी लॉ दो नेचर के हो सकते हैं, या तो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर या तो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। अब प्रोस्पेक्टिव लॉज मतलब अगर कोई लॉज बनाया हो आज एंड वो लॉ कहे कि अब से अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया तो ये सज़ा होगी। यानी मान लो अगर 2020 में कोई लॉ पास हुआ है प्रोस्पेक्टिव नेचर का, देन 2019 में किए गए रॉन्ग की सज़ा क्या आपको 2020 के लॉ के हिसाब से दी जाएगी? बिल्कुल नहीं, बिकॉज प्रोस्पेक्टिव नेचर के हिसाब से अगर कोई लॉ उस वक्त था ही नहीं सही और गलत बताने तो उस वक्त किए गए एक्ट को आप नए लॉज के अंडर पनिश नहीं कर सकते। अब रेट्रोस्पेक्टिव नेचर मतलब लॉ तो आज बनाया है बट लॉ बनने से पहले अगर आपने कोई रॉन्ग किया होगा तो उसकी भी सज़ा आज के लॉ के अकॉर्डिंगली दी जाएगी। यानी मान लो 2020 में लॉ आया, अब अगर कोई ऑफेंस 2001 में भी किया हुआ होगा तो 2020 के लॉ के अंडर उस ऑफेंस को पनिश किया जाएगा। इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ जिसका इफेक्ट होता है बैकडेटेड। अब फिर से आर्टिकल 20 क्लॉज 1 पे आते हैं जो कि लेजिस्लेचर को क्रिमिनल मैटर्स में रेट्रोस्पेक्टिव लॉज बनाने से रोकता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो एक पर्सन को रॉबरी के लिए सज़ा सुनाई गई 5 साल की, जिसमें से 4 साल उसने जेल में कंप्लीट कर लिया है। आज लॉ में चेंजेस लाया गया कि रॉबरी एक बड़ा जुर्म है एंड उसकी सज़ा भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब से रॉबरी केस में कन्विक्ट किए गए पर्सन की मैक्सिमम पनिशमेंट वुड बी 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब बताओ ये जो पर्सन जिसको 5 साल की सज़ा दी थी पहले के लॉ के हिसाब से, तो क्या अब लॉ में आए पनिशमेंट का ये चेंज इस पे भी एप्लीकेबल होगा? क्या इसे अब और 6 साल की सज़ा काटनी होगी? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफेंडर को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, यानी किसी भी क्रिमिनल या ऑफेंडर को उस लॉ के हिसाब से सज़ा दी जाएगी जो लॉ उसके क्राइम कमिट होने पे था। आगे चलकर अगर लॉज में चेंजेस आते हैं तो उस ऑफेंडर या क्रिमिनल की सज़ा या पनिशमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को कॉन्सेप्चुअली और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड अ केस लॉ, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में एक इंडिविजुअल ने एक ऑफेंस कमिट किया इन द ईयर 1947। अब 1947 के लॉ के हिसाब से उस जुर्म की 2 सज़ा थी, या तो इम्प्रिजनमेंट या तो फाइन। अब 1947 का केस चलते चलते 1949 आ गया जहां लॉ में अमेंडमेंट आया कि फाइन का अमाउंट डबल कर दिया जाए। अब जज ने 1949 में हुए अमेंडमेंट के हिसाब से उस इंडिविजुअल को डबल फाइन की सज़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि रॉन्ग कमिट हुआ था 1947 में तो सज़ा भी उस वक्त के लॉ के हिसाब से ही दी जाएगी, ना कि आगे के बदलते लॉज के अकॉर्डिंग। तो इस केस में ऑफेंडर को प्रोटेक्ट किया गया अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव लॉ अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक और इंटरेस्टिंग केस समझते हैं, रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इस केस में ये कहा गया कि अगर क्रिमिनल लॉ के अमेंडमेंट से कोई पनिशमेंट कम की जा रही है या फिर अमेंडमेंट क्रिमिनल्स के बेनिफिट के लिए बनाया गया हो तो ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव लॉ वैलिड है। सो टू कंक्लूड, कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव नेचर के लॉज क्रिमिनल लॉज पे एप्लीकेबल नहीं होते, यानी आपने जो क्राइम कमिट किया है आप उसी वक्त के लॉज के अकॉर्डिंगली गवर्न किए जाओगे। हाँ, लेकिन अगर कोई रेट्रोस्पेक्टिव लॉ किसी क्राइम की सज़ा या पनिशमेंट को कम करता है जिससे ऑफेंडर और क्रिमिनल को बेनिफिट मिलता है तो वो अलाउ किया जाएगा। Now the next is Article 20 Clause 2, that is double jeopardy, which means no person shall be punished twice for the same cause of action। यानी किसी भी पर्सन को आप एक ही जुर्म के लिए दूसरी बार सज़ा नहीं दे सकते। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको हिंदी सिनेमा की एक पुरानी मूवी अंधा कानून का रेफरेंस देकर समझाती हूँ, जहाँ अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को एक झूठे मर्डर केस में 20 साल की सज़ा कोर्ट ने सुनाई।
अब जब उनको सज़ा हुई तो उनकी फैमिली बिखर गई। अब 20 साल बाद जब वो जेल से बाहर निकले तो उन्होंने उस आदमी को देखा जिसके मर्डर केस में उनको 20 साल की सज़ा हुई थी, जो आज भी जिंदा घूम रहा था। अब बदला लेने के लिए उन्होंने उस आदमी को ढूंढकर उसे रियल में मार दिया। अब कोर्ट में जब उन्हें प्रेजेंट किया गया तो अपने डिफेंस में उन्होंने आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का डिफेंस लेते हुए कहा कि कानून एक जुर्म के लिए मुझे दोबारा कैसे सज़ा दे सकता है। तो ये था बॉलीवुड मूवी का एक क्लासिक एग्जाम्पल ऑन डबल जियोपार्डी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय वे ऑफ अ फैक्चुअल केस, थॉमस दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में कोर्ट ने क्लियर कर दिया आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के डिफेंस लेने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, आप एक ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड हो। नंबर 2, आपके अगेंस्ट उस ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूशन चल रहा है। एंड नंबर 3, उस प्रोसिक्यूशन से आपको एक सज़ा मिल चुकी हो। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए तो आप आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का डिफेंस ले सकते हो, जैसे हमने वो मूवी अंधा कानून के एग्जाम्पल में देखा था। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए आई गिव यू वन सिंपल एग्जाम्पल। अब मान लो एक चोर मेरे घर रात को चोरी के लिए आया। अब मेरी नींद खुल गई, जिसे देख चोर ने अपने बचाव के लिए एक छुरी निकाली और मुझ पे वार किया। अब मैं बेहोश हो गई एंड ही टुक ऑल माई वेल्थ फ्रॉम माई कबर्ड। अब यहाँ उस चोर के अगेंस्ट मैंने सबसे पहले चोरी का केस डाला, जहाँ उसका ट्रायल चल रहा था एंड चोरी के लिए उसे सज़ा मिल गई। अब उस चोर को उसकी चोरी के लिए वापस सज़ा नहीं मिल सकती। हाँ, बट मैं उसके अगेंस्ट मुझे ग्रीवियसली हर्ट करने का चार्ज अलग से डाल सकती हूँ, क्योंकि चोरी एंड ग्रीवियस हर्ट करना ये ऑफेंस 2 अलग ऑफेंस है। तो क्या आर्टिकल 20 क्लॉज 2 मुझे अलाउ करेगा पर्सन के अगेंस्ट में एक अलग एक्शन फाइल करने से? बिल्कुल करेगा, बिकॉज आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का क्रक्स ये है कि सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं हो सकती, लेकिन अगर ऑफेंस अलग या न्यू है तो आप उस ऑफेंडर के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। नाउ द लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी भी पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई इल्ज़ाम या चार्ज लगा हो तो लॉ उसे खुद के अगेंस्ट में विटनेस या एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं कर सकता, विच मीन्स नो मैन शुड बी बाउंड टू अक्यूज हिमसेल्फ। कोई इंसान खुद के अगेंस्ट जाने वाली गवाही के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ स्टेट्स दैट एन अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट until it is proved, and it is the duty of prosecution to prove the accused guilty and not on the accused himself. यानी अगर किसी पर्सन ने ये गवाही दी कि हाँ मैंने खून किया है, तो क्या ये स्टेटमेंट कोर्ट एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। खुद के अगेंस्ट जाने वाले स्टेटमेंट कोर्ट ऑफ लॉ में इनएडमिसिबल माने जाते हैं। बट अगर उस पर्सन ने कहा कि हाँ मैंने खून किया है और मर्डर वेपन को एक गाड़ी की डिक्की में डाल रखा है, अब पुलिस जाके उस गाड़ी की तलाश करके मर्डर वेपन ढूंढ लेती है, तो ये मर्डर वेपन के एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल माने जाएंगे। अब आपको पता है हार्डकोर क्रिमिनल्स के इंटरोगेशंस के लिए साइंटिफिक टूल्स जैसे लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, ट्रूथ सीरम जैसी चीज़ें यूज़ की जाती है ताकि उनसे सच उगलवाया जा सके। आपको नहीं लगता ये टेस्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को वायलेट करता है? इसीलिए इंडियन कोर्ट्स ऐसे टेस्ट रिपोर्ट्स को कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं मानती, बिकॉज इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर हम बात करें तो पुलिस के सामने दिया गया स्टेटमेंट कन्फेशन माना जाता है, एंड कन्फेशन कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल एविडेंस नहीं होता। इनफैक्ट सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था दैट कोई भी साइंटिफिक टेस्ट अगर उस पर्सन के विल के अगेंस्ट में यानी जोर जबरदस्ती से दिया गया हो तो वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड माना जाएगा अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी। नंदिनी सतपथी के अगेंस्ट करप्शन चार्जेस लगे थे और इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। वहां जाने पे उसे एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिया गया टू आंसर। अब उसने सारे सवालों का आंसर देने से मना कर दिया, टेकिंग द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। नाउ पुलिस ऑफिसर ने नंदिनी सतपथी के अगेंस्ट सेक्शन 179 ऑफ आईपीसी लगाया, जिसमें पब्लिक सर्वेंट को अगर आप उसकी ड्यूटी करने के लिए रोकते हो तो आपके अगेंस्ट में चार्जेस लगाया जाएगा। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि उन क्वेश्चंस के जवाब देने से मना करना जिससे कि वो इंडिविजुअल अपने आप को एक्सपोज या रिवील कर सकता है, वो प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंडर। एंड इस केस में नंदिनी सतपथी उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए बिल्कुल मना कर सकती है, एज इट इज़ हर फंडामेंटल राइट्स। तो बच्चों ये था आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स पर्टेनिंग टू दिस डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो. Also, if you want the PDF of these notes, join me in my Telegram account to access all the notes on law, of which the link is in the description below. Till then, thank you everyone. Bye-bye.